नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। रोज की तरह सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा क्यों, इसका पूरा सच क्या है आज आपको विस्तार से बताऊंगा। ममता बनर्जी को जो डर था, मोदी का वही काम राहुल गांधी कराए क्या। अखिलेश यादव बीजेपी की टीम से बैटिंग क्यों कर रहे हैं, आज सबसे पहले इसका चैप्टर होगा। इसके अलावा भारत में मोस्ट वांटेड आतंकियों की रहस्यमयी मौत का चैप्टर खोलेंगे। वो कौन है जो भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है और किसी को पता ही नहीं चल रहा। मसूद अजहर के करीबी आतंकी को अचानक कौन मारकर चला गया। इसके बाद चैप्टर होगा पृथ्वी की वो रहस्यमयी जगहें जिन्हें देखेंगे तो चौंक जाएंगे। धरती पर नर्क के द्वार और इंद्रधनुषी नदी का सच क्या है। साइंस का वो चैप्टर जो धरती के सबसे पेचीदा राज खोल देगा। फिर बात होगी क्रिकेट की। कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, लेकिन उसके पहले टीम इंडिया पर कौन सा संकट है। मुंबई में वो एक काम जो हो गया तो इंडिया सेमीफाइनल पक्का जीतेगी, आज उसके बारे में बताऊंगा। और आखिर में बताऊंगा कि सीएम योगी वो कौन सा रिस्क ले रहे हैं जिससे उनकी कुर्सी तक चले जाने का खतरा है। लेकिन सबसे पहले पाठशाला में दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए बयान पर बवाल के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार मीडिया से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। आज जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा तो कोई जवाब ही नहीं दिए। नीतीश कुमार कमर तक झुक गए, दोनों हाथ जोड़े और पत्रकारों की आरती उतारने लगे। सीएम नीतीश के ऐसा करते ही उनके साथ मौजूद अधिकारी और मंत्री बहुत चक्के रह गए और सभी की हंसी छूट गई। बिहार के जमुई में दरोगा की हत्या के मामले में सियासत गरमा गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब इस मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने घटना के घंटों बाद भी इसकी जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। तेजस्वी यादव उल्टा मीडिया से ही घटना की जानकारी मांगने लगे। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, कोई नई बात नहीं। इसके बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा और बिहार में माफिया राज होने का आरोप लगाया। दरअसल जमुई में बालू माफिया ने दरोगा पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था और इस घटना में दरोगा की मौत हो गई। उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए तीसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन में उस वक्त दिक्कत आई जब फंसे हुए मजदूरों को बचाने में जुटी रेस्क्यू टीम के लोगों पर ही मलबा गिर गया, जिसकी वजह से 2 लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद रेस्क्यू टीम को अलर्ट रहकर काम करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि जल्दी ही सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। नोएडा के सांप और जहर से जुड़े केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को इस केस के मुख्य आरोपी राहुल की डायरी मिली है। इस डायरी में नोएडा और दूसरी जगहों पर हुई कई पार्टियों के आयोजकों के नाम दर्ज हैं। इसमें गुरुग्राम में हुई पार्टी का भी जिक्र है। डायरी के मुताबिक आरोपी राहुल ने किसी तीसरे शख्स के जरिए एल्विश यादव से संपर्क किया था। ऐसे में पुलिस इस जांच में जुटी है कि वो तीसरी कड़ी कौन है। राहुल और एल्विश के बीच क्या बातचीत थी, पुलिस इसका भी पता लगा रही है। जम्मू कश्मीर के आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी है। एनआईए ने आज दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में अलग अलग जगह पर छापे मारे और इस दौरान आतंकियों और आतंकियों के जो मददगार थे उनसे जुड़ी 8 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। जंग के 39 दिन आज इजराइल की सेना ने गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, इजराइल का दावा है कि उसे हमास के एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड ठिकाने का भी पता चला है, जिसके सबूत के तौर पर इजराइल ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में गाजा के रंतीसी हॉस्पिटल के से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक सुरंग नजर आती है। इजराइल का कहना है कि 20 मीटर गहरी यह सुरंग अस्पताल के अंदर बेसमेंट तक जाती है और इसके बाद इजराइल की सेना अस्पताल के बेसमेंट में पहुंची, वहां रखे हमास के हथियारों की खेप दिखाई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला का पहला चैप्टर और इसमें आज आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा तो कहा क्यों, पूरा सच क्या है। ममता बनर्जी को जो डर था, मोदी का वही काम राहुल कर रहा है। और अखिलेश यादव बीजेपी की टीम से बैटिंग क्यों कर रहे हैं। सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी का सपना होगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राहुल गांधी को बैठे हुए देख लें। एक बार तो देख लें, राहुल अपना बैठ जाए पीएम की कुर्सी पर। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कि कांग्रेस और सोनिया गांधी का यह सपना सपना ही रह जाए, हकीकत ना बन पाए। क्योंकि लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, राहुल गांधी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाते हैं और तब उस पर पैर मारते हैं, ऐसा लगता है। ऐसे ऐसे पॉलिटिकल ब्लंडर करते हैं कि खुद इंडी गठबंधन की सहयोगी ममता बनर्जी तक राहुल गांधी को बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी बता चुकी है।
और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का जो डर था कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के वोट बढ़वा देंगे, वही काम राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कर आए। राहुल गांधी ने इन दिनों मध्य प्रदेश में जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी प्रचार के दौरान राहुल गांधी से पॉलिटिकल ब्लंडर हो गया। राहुल गांधी ने जाने अनजाने में नरेंद्र मोदी की सरकार का ही प्रचार कर डाला। सियासी पिच पर नरेंद्र मोदी को हिट करने के चक्कर में राहुल गांधी ने उन्हें फ्री हिट का भरपूर मौका दिया और नरेंद्र मोदी फ्री हिट के मौके छोड़ने वालों में से तो है नहीं। पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिससे बैठे बिठाए पीएम मोदी के काम का प्रचार हो गया। फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बताया क्यों। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना, आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा हैं वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी की सारी नौकरियां ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। ये हमारा सपना है। पहले तो राहुल गांधी का यह बयान सुनकर ही सिर चकरा जाएगा, क्योंकि वो मेड इन इंडिया की जगह, मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया की बात नहीं कर रहे, वो मेड इन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। बॉस, ये तो अलग ही बात होगी। राहुल गांधी ये बताएं कि चीन में बने प्रोडक्ट पर मेड इन शिंजियांग या मेड इन शांघाई लिखा होता है क्या? नहीं ना। आप मेड इन चाइना के जवाब में मेड इन मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं? आपको मेड इन इंडिया की बात करनी चाहिए। आप तो हर जगह इंडिया ही लगाए रहते हैं, अपने गठबंधन में इंडिया लगाए बैठे हैं, लेकिन यहां मेड इन मध्य प्रदेश की बात हो रही है। और अब मेड इन इंडिया को छोड़कर मेड इन एमपी की बात कर रहे हैं। अमेरिका वाले मेड इन न्यूयॉर्क या मेड इन वॉशिंगटन लिखते हैं क्या बॉस? ऑस्ट्रेलिया वाले मेड इन सिडनी और मेड इन मेलबर्न लिखते हैं क्या बॉस? या मेड इन ऑस्ट्रेलिया और मेड इन यूएसए लिखते हैं? लेकिन राहुल गांधी ऐसी बातें चुनाव प्रचार में कह रहे हैं। प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जनता से कहा कि शर्ट, जूते, कैमरा, मोबाइल फोन मेड इन चाइना के हैं, जबकि उनका सपना यह है कि यह मेड इन मध्य प्रदेश। राहुल गांधी को मोबाइल फोन को लेकर जो उनका दावा है, उसने प्रधानमंत्री मोदी को मौका दिया कि वो देश को बता सकें कि उनकी सरकार में किस लेवल पर काम हो रहा है। पर राहुल गांधी बोलते नहीं, नरेंद्र मोदी बताते नहीं और ना ही इस पर मीडिया में चर्चा होती। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह दिया और फिर अपनी बातें बताई। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर मैं फैक्ट्स बताता हूं। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के ज्ञान पर सवाल इसलिए उठाए क्योंकि राहुल गांधी ने यह दावा किया कि भारत में तो लोग मेड इन चाइना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद राहुल गांधी को यह नहीं पता कि नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत में मोबाइल प्रोडक्शन कैसे बम हो गया। शायद राहुल गांधी को उनकी रिसर्च टीम ने यह नहीं बताया कि अगर आप देखेंगे, और यही सब बातें देखिए, अगर राहुल गांधी नहीं बोलते, इतनी चर्चा नहीं होती, तो बहुत लोगों को हो सकता है पता भी नहीं होता कि किस तरह से मोबाइल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ने नरेंद्र मोदी के अंडर काम किया और क्यों किया है, वो भी अभी आपको बताऊंगा। 2022 जो भारत की मार्केट में कुल मोबाइल सेट है, कुल मोबाइल भारत में जो कुल मोबाइल है उसका 98%, यानी अगर 100 मोबाइल भारत में,
तो 98% मोबाइल जो है वो मेड इन इंडिया है बॉस। मेड इन इंडिया। 100 मोबाइल अगर भारत में है इस वक्त मार्केट में, तो उसमें से 98 भारत का बना हुआ है। और भारत दुनिया में मोबाइल प्रोडक्शन, मोबाइल बनाने में भारत का रैंक जो है वो सेकंड हो चुका है, दूसरे नंबर पर है भारत। अब राहुल गांधी नहीं बोलते तो कितने लोगों को पता था कि भारत ने ये ऊंचाइयां छू ली हैं। दुनिया में मोबाइल एक्सपोर्ट में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। 2014 से अगर आप देखेंगे, 2014 से 2022, इस दौरान 200 करोड़ मोबाइल एक्सपोर्ट किए भारत ने। 200 करोड़ मोबाइल एक्सपोर्ट किए भारत ने इन 8 सालों में, मोबाइल सेट। और भारत में हर साल करीब 27 करोड़ मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है। 27 करोड़ मोबाइल हर साल लगभग बनते हैं। और ये इस साल 31 दिसंबर 2023 तक का अनुमान। इन्हीं आंकड़ों के दम पर आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी। एक बार यह भी देखिए कि कैसे पीएम मोदी ने राहुल गांधी को अपने काम का रिपोर्ट कार्ड दिया। उसके बाद मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। अब इसीलिए ममता बनर्जी कहती हैं कि राहुल गांधी बीजेपी की टीआरपी है, क्योंकि राहुल गांधी ना ये बिना फैक्ट वाली बातें बोलते और ना ही इस देश में ये सारी बातें आम लोगों तक पहुंच रही होती कि कैसे मोबाइल सेक्टर में भारत ने काम किया। आज की डेट में दुनिया की लगभग सभी बड़ी मोबाइल कंपनियां अब भारत में मोबाइल बना रही। कोरिया की कंपनी सैमसंग हो, चीन की कंपनी शाओमी हो, अमेरिका की एप्पल हो, सबके टॉप ब्रांड के फोन भारत में बन रहे हैं। एप्पल का आईफोन 14 भारत में ही बन रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि अगले 5 साल में एप्पल भारत में अपना प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ाने वाला है। एप्पल ने जिस दिन आईफोन 15 सीरीज के मोबाइल फोन लॉन्च किए, उसी दिन भारत में बने आईफोन 15 के मोबाइल सेट भी लोगों को बिक्री के लिए उपलब्ध हो गए थे। और ऐसा पहली बार हुआ। ऐसी भी खबर है कि अगले साल के अंत तक एप्पल आईफोन 17 की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में शुरू कर देगा। इसी साल अक्टूबर महीने में गूगल ने ऐलान किया वो अपना सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन पिक्सल 8 भारत में बनाएगा। सैमसंग भारत में अपनी सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री खोल चुका है 2017 में, जब यूपी में योगी सरकार आई। सैमसंग का प्लान है कि अगले 5 साल में 3,70,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन भारत में बनाएगा। सैमसंग अपने सबसे प्रीमियम फोन फ्लिप एंड फोल्ड भारत में ही बनाना शुरू करेगा। मोबाइल बनाने वाली कंपनी शाओमी अपने 100 में से 99 फोन भारत में बना रही है और बेच रही है। यह आज की डेट में भारत ने अचीव किया है। गर्व होना चाहिए हर भारतीय को कि कहां हम थे और कहां पहुंच गए। लेकिन राहुल गांधी की रिसर्च टीम में कौन बैठा है बॉस, मुझे तो नहीं पता। मैं तो रहता तो नौकरी से निकाल देता। या अगर तुम्हारे 2 कौड़ी की रिसर्च की वजह से मुझे फजीहत झेलनी पड़ती है, मेरी छीछा लेदर होती है, तो जाओ यहां से। लेकिन राहुल गांधी के पास अगर रिसर्च का टाइम नहीं था, उनकी रिसर्च टीम बेकार है, तो कम से कम उन्हें यही देख लेना था कि भारत के मोबाइल फोन जो है वो मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना है नहीं। किसी मार्केट में चले जाते बॉस, अगल बगल कहीं मार्केट में चले जाते, दुकानदारों से पूछ लेते। मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, जरा मोबाइल की दुकान में चले जाते और दुकानदार से पूछते कि भाई मेड इन चाइना वाला मोबाइल बिक रहा है तुम्हारे यहां कि मेड इन इंडिया वाला। पाठशाला में हमने रिसर्च भी की और हमने दुकानदारों और कुछ कस्टमर से भी बात की। सुनिए दुकान पे क्या दिखा हमको और क्या मिला वहां पर। जितने भी ब्रांड हैं इंडिया के अंदर वो मोस्टली ज़्यादातर इंडिया में ही बनते हैं।
जितने भी ब्रांड है, जैसे कि सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सारे ब्रांडों की अब फैक्ट्री नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सबकी फैक्ट्री है। कोई ब्रांड चाइना से नहीं आता, सारे ब्रांड इंडिया में ही बनते हैं, सारे सब यहीं पे ही होते हैं। हर ब्रांड के पीछे आप देखेंगे कि मेड इन इंडिया सबके पीछे ही प्रिंट होता है। इंडिया में ही हो रहा सब कुछ जो भी है। अब तो मोस्टली सारी आइटम इंडिया में बनने लगी है, मोबाइल छोड़ के अदर आइटम भी इंडिया में बनने लगी है। सब कुछ इंडिया से प्रोवाइड हो रहा है अब तो। नहीं जी, इंडिया नहीं है सारे आजकल मोबाइल। सारे मैन्युफैक्चरिंग हाँ, ज्यादातर ग्रेटर नोएडा हो रही है मैन्युफैक्चरिंग आजकल। सारी फैक्ट्रियां ग्रेटर नोएडा। चीजें हैं। देखिए, मुझे लगता है इसमें शायद राहुल गांधी जी का जो थोड़ा सा ज्ञान है वो सीमित है। शायद उन्हें पता नहीं है कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लगी। देखिए, मेरे पास इस वक्त वीवो का है ब्रांड और इसमें मैं देखूंगा तो देखिए इस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। मैं कैमरामैन अपने उससे कहूंगा जरा जूम करके दिखाइए और देखिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो भी है टैक 1 नोएडा में हुई है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश। यहाँ देखिए इसकी पूरी फैक्ट्री है। मैं दूसरे भी कहूंगा भाई साहब कोई दूसरा ब्रांड आपका फोन है तो ये देखिए वन प्लस में भी मैं आपको इधर दिखाएं तो यहाँ भी ग्रेटर नोएडा इसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय लिखा हुआ है। प्लॉट नंबर सेक्टर इकोटेक और ग्रेटर नोएडा, यहाँ भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मेड इन इंडिया है। और भी भाई साहब और है आपके पास कोई फोन के ब्रांड है? सैमसंग है, सैमसंग फोन है। देखिए सैमसंग फोन में भी जहां मैन्युफैक्चरिंग जहां है, यहाँ भी देखिए यूपी में भी इसकी हुई है यानी कि मेड इन इंडिया है। तो हमने कई फोनों के ब्रांड देखे, चीजें देखी, इसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि मेड इन इंडिया है, जरूर मेड इन चाइना नहीं है। वो दौर था पहले का मेड इन चाइना का। बॉस जो फोन उठा के देख लीजिए, ये देखिए मेड इन इंडिया ऑरेंज में लिखा है ना, सब जगह मेड इन इंडिया लिखा हुआ है आज की डेट में। कौन से दिन की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और अलग नरेंद्र मोदी का प्रचार कर दिया। घर घर में बात हो रही है कि अरे बॉस नरेंद्र मोदी ने तो गजब ही कर दिया, मेड इन इंडिया फोन चल रहा है आज राहुल गांधी मेड इन चाइना फोन की बात कर रहे हैं, लेकिन यह बात उन्हें तब याद नहीं आई जब 10 साल तक उनकी सरकार थी। 2014 से पहले भारत में मोबाइल फोन प्रोडक्शन का क्या हाल था और 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कैसे पूरी पिक्चर बदली, आपको वो भी बताता हूं। अगर आप देखेंगे कि 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या स्थिति थी, 2014 से पहले और 2014 के बाद दोनों में आपको फर्क साफ नजर आएगा और आंकड़े गवाही देंगे। मोबाइल फैक्ट्री, जो मोबाइल बनाने की फैक्ट्री थी, वो देश के अंदर 2014 के पहले कितनी थी? मात्र 2 फैक्ट्री देश में। आज की डेट में 200 के करीब फैक्ट्री है। 2014 से पहले मेड इन इंडिया फोन कितने बना करते थे? मेड इन इंडिया फोन मात्र 19% बनते थे। मात्र 19, मतलब 100 फोन आप खरीदने जाइएगा तो 19 फोन इंडिया में बना होता था, 81 फोन चीन और दूसरी जगहों से आता था। आज की डेट में 98% फोन मेड इन इंडिया है, मतलब 100 में से 98 फोन भारत में बन रहा है। 2014-15 में अगर आप देखेंगे, 2014-15 में प्रोडक्शन देखेंगे कि कितने मोबाइल फोन बन रहे थे। 2014-15 में 6 करोड़ हैंडसेट बनते थे, 6 करोड़। 2022-23 में आज की डेट में 31 करोड़ हो चुका है हैंडसेट, 31 करोड़। मोबाइल फोन प्रोडक्शन वैल्यू 2014-15 में जो वैल्यू थे मोबाइल फोन प्रोडक्शन वैल्यू, वो 18,900 करोड़ रुपए का मार्केट था भारत में। आज की डेट में ये 75,000 करोड़ के पास चला गया, 75 के 2,75,000, माफ कीजिएगा 2,75,000 करोड़। कहां 18,900 करोड़ का मार्केट था और कहां 2,75,000 करोड़ का मोबाइल का मार्केट हो गया। यानी 2014 से 2023 के बीच 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के मोबाइल सेक्टर को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। लेकिन यह हवा में तो हुआ नहीं होगा कि आराम से नरेंद्र मोदी ने फोन किया कि ए सुनो सैमसंग वाले तुम यहां आ जाओ, ए सुनो ए एप्पल वाले तुम यहां आ जाओ, ऐसे तो हुआ नहीं होगा। पीएम मोदी ने इसे कैसे संभव किया वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया, जिसका ये लोग मजाक उड़ाते थे और जिसका मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन भारत में हो, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां भारत में आकर निवेश करें और यहीं फैक्ट्री बनाकर प्रोडक्शन करें। इसके लिए नियमों में बदलाव किए गए, उन्हें और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया गया। मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए लगातार पीएम मोदी खुद व्यक्तिगत तौर पर जुटे रहे और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिलते थे। हम लोग जब पीएम का दौरा कवर करने जाते हैं
नरेंद्र मोदी वहां के नेता से तो मिलते ही हैं, अलग अलग सीईओ से मिलते हैं, सबको बोलते हैं कि आइए जरा इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। वो जो इन लोगों को बुरा लगता है कि नरेंद्र मोदी जाकर वहां पे इंडियन डायस्पोरा के सामने बोलते हैं कि इंडिया में क्या क्या बदल गया, पहले कैसा था अब कैसा हो गया, उसी प्रचार का नतीजा है कि लोग यहां आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो सब वही सोच लिए बैठे थे कि कौन जाएगा घूस देगा, तो वो अपना प्रचार नहीं करते हैं। यही बात मैं कहता हूं, देश का प्रचार करते हैं तो यहां सीईओ आके पैसा लगाने लगे, कंपनी आके पैसा लगाने लगी, प्रोडक्शन करने पर ऑफर दे दिया भारत आकर। आपको याद भी होगा, जब भी पीएम अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों में जाते हैं वहां बड़े उद्योगपतियों से जरूर मिलते हैं। साल 2019 में भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने नई पॉलिसी पर काम शुरू किया और ऐसी पॉलिसी तैयार की जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का में करना। मई 2020 में आत्मनिर्भर का ऐलान किया ताकि भारत सिर्फ विदेशी कंपनियों पर निर्भर न रहे। अक्टूबर 2020 में मोदी सरकार PLI यानी प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम लेकर आई, जिसके तहत कंपनियों को 4 से 6% का इंसेंटिव दिया गया। भारत को मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए साल 2021 में 14 सेक्टर में PLI स्कीम को एक्सटेंड किया गया, जिसमें मोबाइल सेक्टर को 40,995 करोड़ के सपोर्ट देने का ऐलान हुआ। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने कैमरा लेंस और मोबाइल बैटरी पर, कैमरा के लेंस और मोबाइल बैटरी पर इंपोर्ट ड्यूटी को भी घटा दिया। इसके अलावा 4G के बाद 5G को लॉन्च करने में बहुत कम वक्त लगाया, जिससे ग्लोबल मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को बड़ा मार्केट मिला। अब तो 6G को भी जल्द से जल्द लाने की प्लानिंग है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजों पर फोकस करके नई नौकरियां भी जनरेट हुई। कंपनियों को मेड इन इंडिया फोन बनाने के लिए जो इंसेंटिव दिया गया, उससे अगले 5 साल में कितनी नौकरियां मिलेंगी वो भी देख लीजिए। सैमसंग, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन जैसी कई कंपनियों से 2 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 6 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने जिस तरह से इन्वेस्ट किया है, उससे 19 महीने में 1 लाख नई जॉब्स क्रिएट हुई। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ये जनता को सपना दिखाए कि एमपी में उनकी सरकार आएगी तो युवाओं को बेरोजगारी भी जो है उससे राहत मिल जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। वो मेड इन एमपी से युवाओं को रोजगार देंगे, जबकि वो ये नहीं बता रहे कि जहां उनकी सरकारें हैं वहां कितनी बेरोजगारी है। इनके पास रोजगार देने का फॉर्मूला है, तो सवाल यह है कि भैया वो फॉर्मूला दूसरी जगह क्यों नहीं लगाते। अगर आप 15 से 29 साल के जो युवाओं में बेरोजगारी है, युवाओं में बेरोजगारी का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, और वो बेरोजगारी का आंकड़ा क्या कहता है बॉस, किस राज्य में क्या स्थिति है, 2022-23 का बता रहा हूं, 2022-23 ये आंकड़ा कहता है कि राजस्थान में बेरोजगारी दर है, राजस्थान में बेरोजगारी दर 12.5% पे है बॉस, 12.5%। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है 7.1% बॉस। और जिस मध्य प्रदेश में राहुल गांधी सपना दिखाकर आए हैं कि मेड इन मध्य प्रदेश मोबाइल, कपड़ा, पता नहीं क्या क्या बना देंगे, क्योंकि वहां तो बड़ी बेरोजगारी है, ये रोजगार देंगे, उस मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है आपको पता है? उस मध्य प्रदेश में 4.4% की बेरोजगारी दर है। अरे बॉस, इतना फॉर्मूला है बेरोजगारी दूर करने का, तो राजस्थान में 12.5% को नीचे ना लाइए, छत्तीसगढ़ में 7.1% को पहले नीचे लाइए। जहां 5-5 साल से सरकार है वहां आसमान छू रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत देखेंगे बेरोजगारी का, राष्ट्रीय औसत जो इस युवा के वर्ग में निकला 15 से 29 साल में, वो 10% पे है। तो राजस्थान तो राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर है, वहां नहीं बेरोजगारी घटा पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं घटा पा रहे हैं। और जहां मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 4.5% से नीचे है, वहां सपना दिखा रहे हैं कि अरे हम आएंगे, अभी मेड इन मध्य प्रदेश बना देंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस को सिर्फ पीएम मोदी ही जवाब नहीं दे रहे, बल्कि उनके अपने सहयोगी भी कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी को आईना दिखाया। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद से जातिगत जनगणना करवाई ही नहीं, लेकिन आज राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बातें कर रहे हैं। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए। देखिए, समय जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था, आज सिटी स्कैन है, MRI मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थी उनकी गलत नीतियों के कारण थी।
जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। यानी राहुल गांधी खुद तो पॉलिटिकल ब्लंडर कर ही रहे हैं, उनके इंडी गठबंधन के साथी भी कांग्रेस की पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर रहे हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को एक मौका हाथों हाथ दिया कि आप बताइए ना देश को कि कितना शानदार काम हुआ है मोबाइल के सेक्टर। दिवाली तो हो गई लेकिन देश का सबसे बड़ा गिफ्ट तो अभी बचा हुआ है। अभी और पटाखे फूटने वाले हैं क्योंकि बस 2 मैच की बात, सबसे मैच खेले उसका धुआं निकाल दिए। हमारे प्लेयर बैटिंग करने जाते हैं तो 400 ठोक देते हैं, बॉलिंग करने जाते हैं तो सामने वाला 100 नहीं बना पा रहा है। बुमराह, शमी, सिराज को खेलने में पसीना छूट जा रहा है। ऐसी टीम के सामने अब तक कोई टिक नहीं पाया है। लेकिन यहीं पर तो ट्विस्ट है, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें भूलना नहीं चाहिए। अब तक तो लीग मैच चल रहे थे, अब नॉकआउट मैच है, मतलब यहां हारे तो सारे किए पर पानी फिर जाएगा। और इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि सारे जोश पर ठंडा पानी डाल देता है। हम सब यही चाहते हैं कि इंडिया कल का मैच जीते, फाइनल जीते, वर्ल्ड कप विनर बने। लेकिन टीम इंडिया के सामने चैलेंज क्या है? वो चैलेंज है अपने ट्रैक रिकॉर्ड को बदलने का, क्योंकि पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि 10 साल में 9 आईसीसी टूर्नामेंट हुए, जिसमें भारत 8 टूर्नामेंट में सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचा, लेकिन उसमें से एक भी सेमीफाइनल या फाइनल जीत नहीं पाया। जैसे T20 वर्ल्ड कप 2014 में भारत फाइनल में श्रीलंका से हार गया। वनडे वर्ल्ड कप 2015 में भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत फाइनल में पाकिस्तान से हारा। 2019 के वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया था। 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत फाइनल में न्यूजीलैंड से हारा। 2022 T20 वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हारा। 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा। यानी फाइनल और सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में भारत के हार जाने का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 साल में दिखा है। उम्मीद हम सबको यही है कि भारत इन सारे रिकॉर्ड को फेल कर देगा, तोड़ देगा। लेकिन भारत को यह दमखम दिखाना होगा कि भारत अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को बदलने के लिए तैयार है। कल जो मैच है वो उसी न्यूजीलैंड से है जिसने पिछली बार वर्ल्ड कप में हमें सेमीफाइनल में हराया। न्यूजीलैंड वो टीम है जिसने अक्सर भारत को आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचेस में हराया। भारत ने न्यूजीलैंड से आखिरी बार कोई नॉकआउट मैच 1985 में जीता था, यानी 38 साल पहले। 1985 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। इसके बाद भारत कभी न्यूजीलैंड को नॉकआउट मैच में हरा नहीं पाया। आईसीसी टूर्नामेंट के लीग और नॉकआउट मिलाकर 14 मैच में भारत न्यूजीलैंड से 9 बार हारा। इस बार वर्ल्ड कप के लीग मैच में भारत न्यूजीलैंड को हरा चुका है। भारत जो है टीम इंडिया, वो आईसीसी टूर्नामेंट के लीग मैच तो जो है वो लीग मैच वो 86% जीत जाती है, लीग मैच में जीत जाती है। लेकिन जब नॉकआउट की बारी आती है तो 89% मैच हार जाती है। 89%। यही सबसे बड़ा संकट घूम रहा है। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है, जहां पिछली बार भारत और न्यूजीलैंड के बीच कोई वनडे मैच 6 साल पहले 2017 में हुआ था। इस मैच में क्या हुआ था? 2017 के वनडे मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 280 रन बनाए थे, जिसमें विराट कोहली की सेंचुरी भी थी। लेकिन न्यूजीलैंड ने 49 ओवर में 284 रन बना मैच जीत लिया। न्यूजीलैंड के सिर्फ 4 विकेट गिरे थे और 6 विकेट से उसने भारत को हरा दिया। वानखेड़े स्टेडियम का रिकॉर्ड यह है कि यहां ओवरऑल 33 मैच हुए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 17 मैच जीते। पहली इनिंग का औसत यहां पर 248 रन है और दूसरी इनिंग का औसत स्कोर 199। इस वर्ल्ड कप का वानखेड़े स्टेडियम का रिकॉर्ड बताऊं तो अब तक 4 मैच हुए हैं, जिसमें 3 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते। पहले बैटिंग करने वाली टीम का औसत स्कोर इस वर्ल्ड कप में वानखेड़े स्टेडियम में 357 रन का है।
जबकि दूसरी इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 188 रन औसतन बना पा रही है। टॉस जीते, अच्छा खेले, भाई ट्रैक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, आंकड़े हैं, आप बात कर सकते हैं, लेकिन हर दिन नया होता है। और भारतीय टीम जिस फॉर्म में है, इंडिया में खेल रही है, इतना सपोर्ट होगा, इतनी दुआएं होंगी, तो न्यूजीलैंड को कल तो ठोक देना चाहिए। पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने यूपी में नोएडा सीट का दौरा कर यह मिथक तोड़ दिया था कि नोएडा आने वाले सीएम की कुर्सी जो है वो नहीं बच पाती, अब ऐसे ही योगी आदित्यनाथ एमपी में भी करने वाले। अशोकनगर को मध्य प्रदेश का नोएडा कहा जाता है क्योंकि इस सीट से एक मिथक जुड़ा हुआ है। माना जाता है जो भी मुख्यमंत्री अशोकनगर का दौरा करता है उसकी कुर्सी चली जाती है। अशोकनगर आने के बाद अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, सुंदरलाल पटवा, दिग्विजय सिंह, लालू यादव समेत 8 मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने करीब 16 साल के कार्यकाल में कभी भी मध्य प्रदेश के अशोकनगर का दौरा नहीं किया। कुछ ऐसा ही मिथक यूपी के नोएडा शहर के साथ भी था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2022 के उत्तर विधानसभा चुनाव में नोएडा के मिथक को तोड़ दिया और फिर सीएम बने। नोएडा गए भी और सीएम बने भी। लेकिन अब सीएम योगी 15 नवंबर को यानी कल मध्य प्रदेश के अशोकनगर में प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं और लोग कह रहे हैं कि योगी जो हैं वो फिर से एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं और क्या वो फिर नोएडा की तरफ